आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप यू आर फाइन। सो आज हम करने वाले हैं एनआईओएस लर्निंग सीरीज कोर्स 502 का चैप्टर 15, जो कि है हमारा आकलन के उपकरण एवं युक्तियां। ठीक है, चैप्टर 14 जो है वो रह गया है, यस वो भी हम उसको करेंगे, बट ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे आसान लगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी या थोड़ा सा ज्यादा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर दिया उसको। इसके बाद करते हैं, ये चैप्टर कर लेते हैं, बहुत आसान है। वैसे भी फेस्टिवल्स की वजह से इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, सो हम ये चैप्टर पहले करते हैं, फिर उसको बाद में करते हैं। ठीक है, देखो जब हमारा ब्लॉक 4 स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। तो हमने वो तरीके सीखे, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है और इसको कैसे करा जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हुए उनका इवैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, सिंपल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस है, इसलिए मुझे लगा कि ये पहले कराना चाहिए। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको टेस्ट के बारे में होता है कि टेस्ट क्या है, टेस्ट कैसे होते हैं, तो ये सब आपको पता ही होगा, है ना। कॉमन सी बात है कि टेस्ट क्या होता है, बच्चे के ज्ञान का स्तर चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण बनाया जाना चाहिए, परीक्षण की विशेषताएं कि परीक्षण कैसा होना चाहिए, परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और एक वर्ड और है ना, वो सारी चीजें हमारे टेस्ट में होनी चाहिए। टेस्ट इजी होना चाहिए, बच्चों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें एक पॉइंट है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होता है, या फिर अध्यापक निर्मित परीक्षण को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। अध्यापक निर्मित परीक्षण जो है वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों का जो स्तर है, ज्ञान का स्तर है, उसको भली भांति प्रकार से जानता है। तो एक टीचर जब टेस्ट बनाएगा तो वो अपनी क्लास के सारे बच्चों को ध्यान में रखेगा। वो इंटेलिजेंट या बुद्धिमत्ता वाले बच्चों के लिए टफ क्वेश्चन भी डालेगा, और जो बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर है उनके लिए मीडियम टाइप के क्वेश्चंस, और जो बच्चे डल हैं या बहुत ज्यादा स्लो लर्नर है उनके लिए इजी क्वेश्चन भी डालेगा। तो इसलिए हम अध्यापक निर्मित परीक्षण को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपैरिजन टू एक स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट में एक एवरेज, एक अनुमान मान करके सारे स्टैंडर्डों को फॉलो करते हुए वो टेस्ट बनाया जाता है, जिसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और रिलायबिलिटी होती है, तो वो सारी चीजें होती हैं। बट एक अध्यापक निर्मित टेस्ट में भी ये सारी चीजें होती हैं, बट साथ ही साथ टीचर जो है उससे ज्यादा यूज टू रहता है उसके कंटेंट से, कि भाई उसने पूरे साल बच्चों को क्या पढ़ाया है और बच्चों को कितना समझ आया है, बच्चों ने कितना रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये जो सारी चीजें बोल रही हूँ इस वजह से हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब अध्यापक परीक्षण, जब हम अध्यापक एज अध्यापक हम जब ये परीक्षण कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पहले तो टीचर डिसाइड करेगा कि जो उसका परीक्षा है वो कैसी है, त्रिमासिक है, सेमेस्टर है या ईयरली है। फिर वो देखेगा कि जो उसने क्वेश्चन पेपर तैयार करा है उस परीक्षा के लिए ठीक है, परीक्षा के लिए कुल समय, ये जो नॉर्मल हम टेस्ट बनाते लिखते नहीं, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम टाइम, टॉपिक, यूनिट, डेट, टाइम, टोटल मार्क्स, वही सारी चीजें पूछे हैं। फिर उसके बाद है कि जैसे कि जो क्वेश्चन है, मान लो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, हैजा के फैलने के कोई 3 कारण बताओ, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी डैश है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको ये दिखाते हैं कि जो टीचर है वो अपने टेस्ट में क्या ला रहा है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ला रहा है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ज्यादा तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से, तो इसलिए टीचर वाले को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अध्यापक को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके विद्यार्थियों के अधिगम निष्कर्ष से संबंधित सही और सटीक सूचना प्रदान करने के लिए सारी चीजें उसको पता हो। ठीक है, फिर ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपको पता है, एमसीक्यू, निबंध परीक्षण होते हैं, सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक अच्छे परीक्षण की संरचना करना आपको पता है, जिसके अंदर विश्वसनीयता हो, वैलिडिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी और यूटिलिटी हो, यूटिलिटी वर्ड में भूल रही थी, यूटिलिटी हो। तो इसलिए हम टीचर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, टीचर वाले को, क्योंकि वो कोशिश करता है, क्योंकि अगर मान लो आपने किसी बच्चे को पढ़ाया है, पूरी क्लास को पढ़ाया, आपने मेहनत करी है, तो आप यही तो चाहोगे कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करें, मेरा नाम हो कि देखो मेरे पढ़ाए हुए इतने बच्चे लायक हैं या इतने बच्चे कुछ कर सकते हैं, तो हर टीचर चाहेगा।
तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर तैयार करेगा, बच्चों के दिमाग स्तर को रखेगा ध्यान में, बच्चा कहाँ गलती कर सकता है कहाँ नहीं कर सकता, इन चीजों को पकड़ेगा, उन पे काम करेगा। सो इसीलिए क्या है, हमारा अध्यापक निर्मित परीक्षण अच्छा है। फिर आता है हमारा इकाई परीक्षण। ये तो पता है आपको, यूनिट टेस्ट है। तो यूनिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी इकाई के अंत में बच्चों के अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए लिया जाता है। मीन्स कि यूनिट टेस्ट क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चैप्टर या यूनिट बच्चों को करा देते हैं, अब यूनिट एक पर्टिकुलर एक चैप्टर भी हो सकता है और यूनिट 2-3 चैप्टरों का ग्रुप भी हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे 2-3 चैप्टरों को मिला के ही हम उसको यूनिट बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं यूनिट टेस्ट। बट अगर आप देखोगे तो आपके एनआईएस की बुक में हर एक चैप्टर का नाम यूनिट है, उसको मिला करके ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक 4 यूनिट को मिला के एक ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, बट अभी पेपरों के टाइम पे क्या होता है, मतलब बच्चों में एनसीईआरटी में क्या है, जो अलग अलग चैप्टर है वो पर्टिकुलर एक लेसन है या चैप्टर है और उन 2-3 चैप्टर को मिला करके हम एक यूनिट बनाते हैं। तो हमें बच्चों का यूनिट टेस्ट लेना है। तो सेम हमें क्या ध्यान रखना है, एज अ टीचर हम बनाएंगे तो हमें उसमें बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी डालने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डालने हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी डालने हैं। ठीक है, ये वो जो हम पढ़ाते थे ब्लूप्रिंट बनाते थे क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चनियर का, तो उसमें होता नहीं था कि 20% अंडरस्टैंडिंग, 20% एप्लीकेशन, 40% स्किल, नहीं 20% स्किल वाले, मतलब ऐसे 4 चीजें होती है ना कि पहले बच्चा अप्लाई, मतलब पहले समझता है नॉलेज वाले, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको अप्लाई करता है, फिर वो स्किल में लेके आता है। तो कुछ ये सब डाइट जिसने करी है उसको पता होगा ये सारी चीजें। तो हमको क्या करना है, यूनिट टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन बनाना हो जिसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पता चले, बच्चा अप्लाई करना सीख जाए, स्किल से रिलेटेड हो, और नॉलेज तो बच्चे को होनी चाहिए उसकी, जो बच्चा रट के भी ले आते हैं ना नॉलेज। तो हमें सारी ही चीजें पता करनी होती है। तो एक यूनिट टेस्ट की विशेषता यही होती है कि हम चारों चीजें उसमें डाल सके और डालें और बच्चों का अधिगम स्तर का पता लगाए। और यूनिट टेस्ट का सबसे अच्छा प्रॉफिट पता है क्या है, कि आपको यूनिट के एंड में ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब बच्चे को कहाँ पे लर्निंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यूनिट के एंड में ही पता चल जाएगा। क्योंकि ये कोई सेमेस्टर टेस्ट तो है नहीं या एनुअली टेस्ट तो है नहीं। तो यूनिट टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपने बच्चों को 2-3 चैप्टर कराए, फिर आपने कहा कि आप उसका यूनिट टेस्ट लोगे। तो यूनिट टेस्ट लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब बच्चा 2-3 चैप्टर में बच्चा याद करेगा, टेस्ट देगा, समझेगा, तो उस यूनिट का टेस्ट लेने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चों को ना प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कितने % बच्चे किन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने बच्चे जो है कितने लेवल को समझ पा रहे हैं, कितने बच्चे कहाँ अटक रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब यूनिट टेस्ट ले लोगे और जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी ना, तो फिर आप अच्छे से इन पर काम कर पाओगे। मीन्स कि आप इन चीजों को दूर कर पाओगे, जो भी जहां बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जहां बच्चे को रुक रहे हैं, जहां पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही या जहां बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो आप उस पर काम कर पाओगे। ठीक है, इसलिए एज अ टीचर हमको यूनिट टेस्ट बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए, अच्छे से प्लान करके बनाना चाहिए और इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। ठीक है, मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद जो हमारा आउटकम मिलता है या रिजल्ट मिलता है, हमको डे बाय डे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब ये 2 यूनिट टेस्ट हमारे बता रखे थे, मतलब अध्यापक निर्मित परीक्षण और इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट या फिर यूनिट पेपर एग्जाम जो भी है वो है ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अब ये विभिन्न प्रकार के परीक्षण पद मीन्स कि हम जो है बच्चों से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही थी ना, तो किस किस तरीके के हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्या क्या अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं, ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ऐसे नहीं होता ना कि आप बच्चों का टेस्ट ले रहे हो, पेपर बना रहे हो, तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते रहोगे। जैसे कि कुछ भी है, आपका नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, सिंपल से क्वेश्चन दो, नहीं। तो ये क्या है, यूनिट टेस्ट में इस तरीके के या सिर्फ एक वेराइटी के क्वेश्चन से हम बच्चे का जो लेवल है, जो बच्चे का अधिगम स्तर है, उसका अच्छे से पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग एस्पेक्ट्स को खोलने के लिए, दिमाग के अलग अलग
कोनों में जाने के लिए हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का यूज करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, और हम करते भी हैं। हमारी बुक में जैसे मान लो एनसीईआरटी है, उसके पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं अभ्यास के लिए, फिर फिलअप दिए होते हैं, फिर मैचिंग दिए होते हैं, फिर ट्रू फॉल्स दिए होते हैं, या कभी वन वर्ड आंसर दिए होते हैं, ओरल क्वेश्चन दिए होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, अगर आप लोगों ने देखा हो तो HOTS है ना, जो हमारी थिंकिंग स्किल पर होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये क्या है, यही कुछ एग्जाम्पल है जो हम अपने टेस्ट में, पेपर में यूज कर सकते हैं अलग अलग पदों के लिए। विभिन्न प्रकार के परीक्षण पद हमें क्या दिए हुए क्वेश्चंस, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत आसान है, तभी मुझे लगा कि मैं पहले करा दूं, इतना ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है ना, इतना डिटेल में से ले जाने की जरूरत है। पहला होता है विस्तृत उत्तर। विस्तृत उत्तर मीन्स लॉन्ग टाइप आंसर, भाई लॉन्ग आंसर, जितना मर्जी लॉन्ग आंसर दो, बड़ा आंसर करो, कोई रोक टोक नहीं। मान लो निबंध वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मुगल काल का वर्णन करो, ठीक है, मुगल काल का वर्णन करेंगे, सब अपने अकॉर्डिंग अपना करेंगे, और जितना वर्णन कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, विस्तृत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन चक्र को परिभाषित करिए। अब कार्बन चक्र छोटा मोटा चक्र तो है नहीं, इतना इतना बड़ा बड़ा सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बच्चों का मीन्स हर बच्चे का आंसर इसमें अलग अलग आएगा। अगर आपने बच्चों को इतना लिखवा दिया, बच्चा रट के वही लिख कर देगा, बात अलग है, बट इसमें बच्चे का कोई एंड नहीं होता कि बच्चों को इतनी ही लाइनें लिखनी है, 2 3 4 5 नहीं, इन क्वेश्चनों का कोई एंड नहीं होता, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, पर एक प्रॉपर एक आंसर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चा फिर कुछ भी लिखेगा, ऐसा भी नहीं होता। लॉन्ग आंसर में क्या होता है, उस चीज से रिलेटेड हमको चीजें लिखनी पड़ती हैं। जैसे मुगल काल का वर्णन करो, अब कार्बन चक्र का वर्णन करो। कार्बन चक्र बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, बट है तो फिक्स ही। मीन्स कार्बन चक्र में जितने स्तर होते हैं, कार्बन चक्र में जितने स्टेप होते हैं, बच्चा उतना ही तो लिखेगा, अपने आप से स्टेप थोड़ी बढ़ा लेगा। तो मीन्स ये जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, बट फिक्स होते हैं। आप कहीं सोचो कि मान लो आपको बोला हुआ है कि वर्णन करो, आप 5 पेज 6 पेज लिखने बैठ गए, नहीं, ऐसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं जिनके आंसर फिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब हो भी सकते हो नहीं भी, दोनों ही तरीके पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि इसमें ही आ जाएगा रामचरितमानस का भावार्थ लिखो, है ना, रामचरित जो हमारी रामायण है उसका भावार्थ लिखो। अब इसमें बच्चा कितना भी कुछ भी लिख सकता है, लॉन्ग आंसर होते हैं, आते भी 5 5 6 6 नंबर के हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो आते हैं इसमें। फिर आता है प्रतिबंधित उत्तर। प्रतिबंधित उत्तर का मतलब जिसमें ना हमको लिमिटेशन, लिमिट दे दी जाती है कि आपको इसी के अंदर ही आंसर करना है या लिमिट करना है। ये लॉन्ग भी हो सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है, बट ये हमको लिमिट करना है। अब जैसे कि एनसीईआरटी बच्चों के 10वीं क्लास के पेपर चल रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं, तो मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में, अभी तो उनका इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में क्या होता है, उनके आगे लिखा रहता है कि जैसे 5 नंबर की डायरी दी है, डायरी एंट्री दी है, या फिर उनको लेटर राइटिंग दी है या स्टोरी राइटिंग दी है, तो 5 नंबर का है तो उनको लिखा होता है 120 वर्ड्स, 150 वर्ड्स लिखा होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, या जब आपने इग्नू के एग्जाम दिए होंगे तो आपके ऊपर लिखा होता है कि प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है, और इसके जो उत्तर है आपको 500 शब्दों में देने हैं। तो 500 शब्द ये क्या है, आपकी लिमिट है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसके साथ लिखा होता है 120 वर्ड्स, 500 अंक, 500 शब्द, 200 शब्द, 150 शब्द, ठीक है, वो किसमें आते हैं, प्रतिबंधित उत्तर में। ये प्रतिबंधित उत्तर के एग्जाम्पल है। और सिर्फ यही नहीं होता, आप सोचो जिसमें लिमिट 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 दे दी, आप वही लिखोगे, वही लिमिट वाले हैं, नहीं। अब मान लो आपसे पूछा है कि कैसे, कोई भी कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो आपसे पूछा है कि मीथेन गैस के 2 एग्जाम्पल, मीथेन गैस के 2 उपयोग बताओ। तो मीथेन गैस के आपको उपयोग बताने हैं, या ओजोन गैस के आपको उपयोग बताने, लेकिन कितने, 2। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन दे देना कि कितने बताने हैं आपको, 2, तो आप 2 ही लिखोगे। तो ये भी प्रतिबंधित उत्तर में ही आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है जिसमें वर्ड लिमिट दे रखी हो आप कहीं वर्ड लिमिट से कर लो और आप वर्ड लिमिट पे चले जाओ, नहीं, जरूरी नहीं है, आपको कुछ भी बोल सकता है, 2 वाक्य 3 वाक्य। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी तो नहीं याद आ रहे, वैसे इतने सारे आते हैं। अब जैसे कि बांग्लादेश के किन्हीं 2 प्रधानमंत्री का नाम लिखो, 2 प्रधानमंत्री का नाम लिखो, यानी फिक्स है ना, सिर्फ 2 प्रधानमंत्री आपको बताने हैं, ऐसे करके। अब जैसे कि भारत के रहे राष्ट्रपति के किसी 5 राष्ट्रपति के नाम लिखो, तो 5 राष्ट्रपति के नाम, चॉइस है बच्चे की कौन सा बच्चा लिखेगा, बट प्रतिबंधित उत्तर है क्योंकि 5 ही लिखने हैं, ठीक है। 2 उपयोग बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 लाभ बताओ, 2 हानि बताओ, सीमाएं बताओ, लाभ बताओ, 3 4 5 कितनी भी बताओ, ये सारा किसमें आता है, प्रतिबंधित उत्तर में, ठीक है। फिर आते हैं वस्तुनिष्ठ।
वस्तुनिष्ठ में सबको लगता है वस्तुनिष्ठ का एमसीक्यू, तो ठीक है। वस्तुनिष्ठ के अंदर बहुत सारे आते हैं। पहला तो आता है हमारा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, की जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपको चूज करने पड़ते हैं, जिसमें हमारा पेपर भी होता है, ऐसी नेगेटिव मार्किंग भी काटते हैं, तो वही एमसीक्यू वाला इसमें पहले आता है। इसके बहुत सारे होते हैं। तो सेकंड आता है इसमें मैचिंग, ठीक है, जो हम कहते हैं ना मिलान करो बच्चे से, वो आता है। थर्ड आता है इसमें ट्रू और फॉल्स। तो मीन्स अभी बताती हूँ, इसमें मीन्स क्या होगा, जिसके ना फिक्स्ड आंसर होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड, एक ही आंसर होगा, वो आता है हमारा वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ का मतलब ही यही है कि मतलब फिक्स्ड आंसर, इसके अलावा उसका कोई और उत्तर हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हो गया, फिलअप हो गया, ठीक है, वन वर्ड आंसर हो गए। तो ये हमारे सारे किसके एग्जाम्पल है, ये है वस्तुनिष्ठ के। अब एमसीक्यू में जैसे देखो, जापान की मुद्रा क्या है, आपको ऑप्शन दे दिए, रेनमिनबी, रूबल, येन, टका, आपको चूज करना है क्या है। तो ये हो गया एमसीक्यू। मैचिंग है, आपको यहाँ पे दे दिया महात्मा गांधी, तो यहाँ पे उनको मतलब कुछ भी दे दिया, केसरे हिंद, यहाँ पे दे दिया रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनको किसकी उपाधि दी गई थी, नाइटहुड, है ना, ऐसे करके मैं आपको मिलाने के लिए दे दिया, तो ये मैचिंग है, ठीक है। फिर हमारा ट्रू और फॉल्स, तो हमें बताना है। अब जैसे कि जापान की राजधानी सिंगापुर है, तो सही है गलत, अब बच्चा बताएगा गलत है तो गलत, सही तो सही। ट्रू और फॉल्स में आपको पता ही है वैसे क्या एग्जांपल दे रहे हैं, हम करते हुए आ रहे हैं, बचपन से हमने सीखा ही है, हम यही सब करते हुए बड़े हुए हैं, यही अच्छे लगते थे, इनसे तो दूरी भागते थे, यही बढ़िया लगते थे, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती थी। फिर ट्रू और फॉल्स, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी हैं, सही या गलत। भारत के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, सही या गलत। अब फिलअप, जापान की राजधानी डैश है, तो इसमें बच्चा फिक्स आंसर भरेगा ना, जापान की राजधानी टोक्यो है तो टोक्यो भरेगा, मजबूर है। अब जैसे कि जो हमारा न्याय वाला है, जिसका मुख्यालय हेग में है, न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है हमारा, जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डैश में है, तो कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है, तो इसका फिक्स आंसर है जो इसके अंदर भरे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सीबीएसई की स्थापना डैश में की गई थी, तो वो डैश में पर्टिकुलर एक सन ही आएगा, वो है हमारा फिलअप। अब वन वर्ड एग्जांपल, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है डैश, राष्ट्रपिता, है ना। वन वर्ड आंसर सबको पता ही है, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको सब पता है सारी चीजें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद मुक्त अंत्य। मुक्त अंत्य उत्तर, इसके मतलब इसके जो है मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे के कंपैरिजन में हर बच्चे के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मुक्त अंत्य, मुक्त आंसर क्वेश्चंस। मुक्त आंसर क्वेश्चन मतलब मेरा आंसर कुछ और होगा, आपका आंसर कुछ और होगा, और वो आंसर सही भी होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लूं, मैं लेती हूँ 5 + डैश बराबर 9, तो इसमें 4 है, मैं 4 लिखने के लिए बाध्य हूँ, तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, तो ये तो मुक्त में आएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी 9 डैश और डैश मैंने लिख दिया, तो बच्चा 5 और 4 लिख सकता है, 7 और 2 भी तो बता सकता है कोई, 8 और 1 भी तो बता सकता है, तो ये क्या है, मल्टीपल आंसर है, और इनको हम बोलते हैं मुक्त अंत क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि अब मैं बोलूं कि मैंने कोई चीज 500 रुपए की खरीदी, ठीक है, मैंने कोई चीज 500 रुपए की खरीदी और उसको 600 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितनी आएगी। तो हर एक बच्चा मजबूर है एक प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो बच्चा बता देगा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बट अगर मैं बच्चे को इसको घुमा के बोलूं, मतलब मुक्त अंत में बोलूं, तो मैं बोलूं कि मेरे को ना 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मैंने कोई चीज खरीदी और बेची और 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या आप सीपी और एसपी बता सकते हो, तो बच्चा बता देगा। जरूरी थोड़ी 500 और 600, 400 500 बोल देगा, 450 550 बोल देगा, 300 और 200 बोल देगा, बच्चे के ऊपर है, इंडिविजुअली इसके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग बच्चा जैसे चूज करे वो। तो ये होते हैं मुक्त अंत क्वेश्चन, जिसके अलग अलग आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से बहुत सारे तरीकों के क्वेश्चंस पूछ के हम बच्चों को पता कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर नॉलेज कितनी है, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें बच्चों की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए थी, ठीक है। बट ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो बच्चों के ना अंदर छुपी होती हैं, बच्चे अपने मन में क्या लेके बैठे हैं, क्या किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है, कोई नहीं सोच सकता। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मतलब वो जो अंदर की चीजें है ना, वो अंदर की चीजें मेजर करने के लिए भी हमारे पास कुछ उपकरण होते हैं। मीन्स कि जो गुण बच्चों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं बच्चे के अंदर ये चीजें हों, तो वो देखने के लिए कि
बच्चों के अंदर ये चीजें हैं या नहीं, हम कुछ गुणात्मक उपकरणों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुणात्मक उपकरण होते हैं मतलब गुणों को मापने के लिए, या वो गुण जो बच्चों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो बच्चों के अंदर है या नहीं है। ठीक है, और अगर डाइट में ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी और इतने सारों का हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें पता है। अगर आपके पेपर में भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं DSSB में या CTET में या कैसे भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो ऑब्वियसली आप सही कर लोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। इसमें हमें अपने दिमाग पे जोर मारने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और अगर देखो बहुत डीप में से क्वेश्चन आता है कि ये क्या है क्या नहीं, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी NIOS की बुक में इसको डीप में डिस्क्राइब नहीं करा हुआ। जब आप इन पे खोलोगे ना तो आपको बिल्कुल इतने इतने पैराग्राफ में ये सारी चीजें खत्म कर रखी है, तो मुझे नहीं लगा कि उसमें से क्वेश्चन बनेगा। बस एक परियोजना की डेफिनेशन है जो बेलार्ड ने दी हुई है आपको। जब मैंने परियोजना मेथड करवाया था, परियोजना मेथड जब हमने पढ़ा था किलपैट्रिक वाला, बेलार्ड वाला, तो बेलार्ड ने एक डेफिनेशन दी थी, मैंने आपको वहां पे लिखवाया भी था और याद करने का तरीका भी बताया था कि बेलार्ड ने ब से किसके बारे में बात की हुई है, समथिंग ऐसे करके। तो वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे बेलार्ड ने दी हुई है। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है उससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो वहां पे हाँ मे भी हम लैक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके में थ्योरी में से क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे। किलपैट्रिक ने बोला था कि हमारा दिल है, इसमें वैसे डेफिनेशन नहीं दी हुई बट मैं बता दूं। तो ये जो गुणात्मक उपकरण जो बच्चों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई थोड़े तमीज वाले हो जाओ, सीख लो, कुछ गुण हो जाए, टीचरों को ज्यादा परेशान ना करो, तो उनके लिए हम क्या ये युक्तियां यूज कर सकते हैं। एक होता है अवलोकन। अवलोकन का मतलब, अवलोकन भी दो तरीके से होता है। एक तो नियंत्रित वाली स्थिति में नियंत्रण वातावरण हम करके फिर उसमें बच्चे को ऑब्जर्वेशन करते हैं, और एक होता है मुक्त अवलोकन। एक होता है नियंत्रित अवलोकन, एक होता है मुक्त अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि हम जो बच्चे का एनवायरमेंट है ना, हम वो नियंत्रित कर देते हैं कि बच्चों को कुछ लिमिटेशंस या कुछ रोक टोक लगा के, कुछ बैरियर लगा करके रोक देते हैं, तो फिर उसके अंदर बच्चे को ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेकंड होता है मुक्त ऑब्जर्वेशन, बच्चों को पता भी नहीं है और उनको ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है कि कुछ सिचुएशन हमने दी और देखा हमने कि क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन दी, हम देख रहे हैं बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है या नहीं करना, बच्चे का नेचुरल बिहेव इसमें क्या है, बच्चा हेल्प करेगा या थोड़ा सा क्रूल होगा या क्या करेगा, तो वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। फिर होता है जांच सूची। जांच सूची मीन्स चेकलिस्ट बनाते हैं ना हम बच्चे के लिए कि मान लो जो हमें बच्चे के अंदर गुण एक्सपेक्ट करते हैं, या जो हमें NCERT ने या CBSE ने बोला है कि गुण बच्चे के अंदर होने चाहिए। मीन्स सहभागिता है या नहीं, कोऑपरेटिव है या नहीं, इंटेलिजेंट है या नहीं, और बच्चों को चीजों को सीखता है या नहीं। मतलब हम ऐसे क्या करेंगे, अपनी चेकलिस्ट बना लेंगे। चेकलिस्ट इन द सेंस, देखो जब आप मार्केट में जाते हो, जब आपको बहुत सारा सामान लाना होता है, अभी दिवाली चल रही है, इतनी सारे चल के आ रही है, थोड़ी सी दिवाली है ही कल, तो जब मार्केट से सामान वगैरह लाते हो, इतना सारा सामान लाना है, तो आप क्या बनते हो, एक लिस्ट बना लेते हो और फिर उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ ये लाना है, ये लाना है, और जैसे जैसे आप सामान लेते जाते हो चेक करते जाते हो, हाँ ये ले लिया, ये रह गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बच्चों की जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच सूची बना लेते हैं। जांच सूची इन द सेंस चेकलिस्ट कि हाँ बच्चे के अंदर ये हेल्पिंग वाला नेचर है या नहीं, बच्चा केयरिंग है या नहीं, कोऑपरेटिव है या नहीं, काइंडनेस है या नहीं। तो जहाँ पे हमें ये चीजें बच्चे की दिखती हैं तो हम उसको टिक करते जाते हैं, अदरवाइज काट देते हैं और उसके हिसाब से फिर बाद में ग्रेड देते हैं। फिर है हमारा श्रेणी निर्धारण पैमाना। श्रेणी निर्धारण पैमाना मीन्स जो ग्रेड नहीं होता कि A1 से लेकर A2 तक वाले को 9 नंबर, A1 वाले को 9 to 10, फिर B1 B2, तो ये एक श्रेणी निर्धारण पैमाना होता है कि हाँ तुम इस पैमाने पे लाई करते हो, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा लेवल यह है, तो ये श्रेणी निर्धारण पैमाना वो होता है। ठीक है, श्रेणी निर्धारण मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है, बट एक हर बच्चे के लिए पर्टिकुलर श्रेणी डिसाइड कर दी जाती है और फिर उसमें उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे का एक मतलब बता दिया जाता है कि मतलब आप किस श्रेणी में लाई करते हो। ठीक है, मैं फिर भी इसमें से एक बार पढ़ देती हूँ अगर आपको लगे। रेटिंग स्केल, हाँ निर्धारण पैमाना यही है, रेटिंग स्केल कि बच्चा कहाँ से कहाँ में आता है। ठीक है, जैसे ये ना, जैसे बच्चा कक्षा में परियोजना में सक्रिय है तो 1 2 3 4 5, तो अब बच्चा सक्रिय है तो 5 नहीं तो थोड़ा सा है 4, तो आपको ये दिया हुआ है, मीन्स ये देख लो आप। ठीक है, ये रेटिंग स्केल ये है श्रेणी निर्धारण पैमाने, 1 2 3 4 5 दिया है। एक का मतलब असंतोषजनक, सेकंड का मतलब औसत से नीचे, थर्ड औसत, फिर फोर्थ औसत से ऊपर, फिर है कि श्रेष्ठ। इस तरीके से करके मैं वही ग्रेडिंग सिस्टम, B1 वाला इतना हो जाएगा, B1 सेम वही है, रेटिंग स्केल दे देते हैं 1 2 3 4 5, फिर उसमें से हम बच्चों को क्या करते हैं, नंबर देते हैं।
फिर प्रश्नावली, ये तो आपको पता है, क्वेश्चनियर। एक क्वेश्चनियर बना करके हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनियर बना करके बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बताओ। फिर बच्चा जिसके क्वेश्चन आंसर करता जाता है तो बच्चे के उसके हिसाब से नंबर बनते हैं, नहीं करता तो मतलब ग्रेडिंग सिस्टम। ओरल टेस्ट जिसे कहते हैं, समझ लो ओरल टेस्ट। क्वेश्चनियर बनाया बच्चों से पूछने के लिए क्वेश्चन, अगर बच्चा बता पा रहा है, सबके क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो भैया उसका रिजल्ट सही है। नहीं बता पा रहा, दिक्कत है, तो भाई बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है, या वो गुण उसके अंदर विकसित नहीं हुआ है, या वो चीज अभी तक उसको आई नहीं है। क्वेश्चनियर मीन्स कि क्वेश्चंस बच्चों से आ रहा है नहीं आ रहा है, एक तरीके का ओरल टेस्ट समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चनियर बनाया जाता है ना, हर बच्चे से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर जज करा जाता है कि कौन बच्चा जो है इसके आंसर कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा। सो वही चीज है, इसमें और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट है साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो पता ही होगा आपको, इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, आओ भाई आओ जरा हवेली पे। फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है भाई क्या है क्या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है प्रॉब्लम तो क्यों भाई परेशान करते हो। मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, सारी पर्सनल चीजें बच्चे के थ्रू उससे जानी जाती हैं। बच्चे की जो पर्सनल चीज है ना, बैकग्राउंड वगैरह, बच्चा किस चीज को रिलेटेड क्या सोचता है, बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चे का आगे का स्कोप क्या है, बच्चा फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, वो सारी चीजें हम कहीं कुछ से इकट्ठी नहीं करते, एक इंटरव्यू बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, फिर उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीजें मीन्स जो हमें जाननी होती है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हमने इंटरव्यू तैयार किया होता है, बेसिकली उसके लिए हम इंटरव्यू लेते हैं, है ना। केवीएस में अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, क्या हो कैसे नहीं, टीचर के लिए सुटेबल हो या नहीं, बच्चे को पढ़ा पाओगे या नहीं, पर्सनालिटी क्या है। तो सेम यही चीज हम छोटे लेवल पे बच्चों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, है ना। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज। पोर्टफोलियो बना के रखते हैं हर बच्चे का इंडिविजुअली, कि बच्चे ने जो जो एक्टिविटीज करी है, जो भी क्लास में वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब मान लो बच्चे की एक प्रॉपर फाइल, एक अलग से रिकॉर्ड। तो मान लो उसने कभी कोई पेंटिंग वगैरह बनाई तो उसमें आपने रख ली, मतलब एक नमूना, जो बच्चे ने पूरे साल पूरा काम जो भी करा है ना, एक्टिविटीज का नमूना। जरूरी नहीं है वो जो चीजें बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, जो भी है, या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, या जो पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट हैं वो भी हो सकते हैं। आप ये रिटर्न में भी लिख के रख सकते हो कि भाई हाँ भाई बच्चा बहुत जहर है, एकदम बहुत बढ़िया 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 इसने काम करे हैं, बहुत अच्छा है पढ़ने में भी। मतलब जो पोर्टफोलियो है बेसिकली वो क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखते हैं इसके अंदर हम, बच्चे की सारी एक्टिविटीज का जो उसने पूरे साल करी है। फिर उसी के बाद ही क्या है, बच्चे का अवलोकन करा जाता है उसी के बेस पे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कि भैया इस आगे जाके क्लास में बच्चा कैसे रहने वाला है, समथिंग ऐसे। तो अब पोर्टफोलियो क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज। पोर्टफोलियो इंडिविजुअली टास्क है, हर बच्चे का अलग अलग बनता है। अब इसमें क्या है, जैसे कि चेकलिस्ट है, आपने चेकलिस्ट बना ली या रेटिंग स्केल बना लिया, तो आपने सेम क्वेश्चन हर बच्चे पे चेक दिए, हर बच्चे पे सेम क्वेश्चन पूछे और उसके अकॉर्डिंग आपने सब पे आंसर कर दिया। बट पोर्टफोलियो के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया और आपने सब पे चेक दिया है, जो भी नहीं। जो रिकॉर्ड है वो हर बच्चे का इंडिविजुअली अलग अलग रहेगा। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का ये मैच कर जाए, बट बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वो मैच ना करे, ठीक है। ये बच्चों के ऊपर है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है। बट पोर्टफोलियो जहाँ तक ये व्यक्तिगत होता है, जिसमें हमें बना के रखा जाता है। बाकी अदरवाइज पोर्टफोलियो पूरी क्लास का भी एक साथ होके हो सकता है कि मतलब हाँ इस क्लास का रिस्पांस, बट फिर वो इतने बड़े वाइड लेवल पे नहीं हो सकता। वो फिर ऐसे होगा, हाँ इस क्लास का रिस्पांस ऐसा था, इसने ऐसे करा, इतने बच्चे मीडिएटर थे, इतने बच्चे अच्छे थे, इतने बच्चे थोड़े स्लो लर्नर्स थे, इनको इतनी जरूरत थी, या पूरे साल में ये सारी एक्टिविटीज हुई और आगे के लिए हम इसको और ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो पोर्टफोलियो टीचर अपने लिए, अपनी लर्निंग के लिए वो सब बना के रख सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है परियोजना। तो परियोजना में बलार्ड की डेफिनेशन या किलपैट्रिक की डेफिनेशन आपको याद आनी चाहिए। परियोजना दे सकते हैं बच्चों को, किसी को भी टास्क या प्रोजेक्ट दे सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। प्रोजेक्ट पता है हमने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, पागल हो जाते थे बनाते बनाते, और डाइट में तो पूरा बनाते बनाते हमारा टाइम गया है। तो परियोजना में क्या होता था, मान लो कि आप वो बच्चों को दे दो कि आसपास जाओ, ऑब्जर्व करो कितने तरीके के पक्षी हैं और देखो उनकी चोंच किस तरीके की होती है, उनके पैर किस तरीके से होते हैं, वो खाना किस तरीके से खाते हैं, उनकी बनावट किस तरीके की होती है। तो अलग अलग पक्षियों को स्टडी करो, थोड़ा सा ढूंढो
ऐसे करके प्रोजेक्ट दे दो। या आसपास अपनी पत्तियां, किस तरीके के पेड़ पौधे आपके पास पाए जाते हैं, किस तरीके के पेड़ हैं आपके एरिया में, उनकी पत्तियां कितने तरीके की हैं, पत्तियां कैसी अलग अलग हैं, उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए दे दो बच्चों को। मतलब प्रोजेक्ट तो किसी पे भी दिया जा सकता है ना, ये तो आपको पता ही है। प्रोजेक्ट बहुत इजी है, ये इतना कुछ नहीं है इसमें। प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप बच्चों को, टास्क कुछ भी पूरा करने के लिए। ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी मर्जी है जैसा आप बच्चों को कराना चाहो। फिर लास्ट है हमारा केस अध्ययन या केस स्टडी। केस स्टडी में आपको पता है कि एक व्यक्ति का या एक बच्चे की पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड की जांच करी जाती है, पूरा अध्ययन करा जाता है कि बच्चा छोटे में कैसे था, अब बच्चा बड़े होने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई, इसके बाद मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा का बच्चे पे क्या असर पड़ता है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं दूर कैसे कर सकती हूँ। मीन्स कि ये क्या होता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री होती है बच्चे की, एक तरीके से हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बच्चे की स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री जानना, पता करना, सारी चीजें। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के गुणों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें पता करना और सारी चीजें, बस यही था जो गुणात्मक उपकरण होते हैं जिससे बच्चों की सारी चीजें हम पता कर सकते हैं, जैसे अवलोकन, जांच सूची, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पोर्टफोलियो, परियोजना और केस अध्ययन। दैट्स इट। बहुत आसान चैप्टर है, आराम से आपसे को समझ में आ जाएगा और आराम से आप कर भी लोगे।